हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। दोस्तों, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का ज्योग्राफी क्लास 6 का। तो आज की हमारी जो क्लास है वो हमारी तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास में हम थर्ड चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम 2 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से जा कर के उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा तीसरा लेक्चर है। आज हम थर्ड टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे ही अगर आप एनसीईआरटी की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको एनसीईआरटी की क्लास 6 से लेकर के 12 तक की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें पढ़ना है पृथ्वी की गतियाँ। ठीक है, तो पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ना है। थर्ड टॉपिक हमारा दिया गया है पृथ्वी की गतियाँ, मोशन ऑफ अर्थ। पृथ्वी किस तरीके से गति करती है इसके बारे में हमें पढ़ना है। और आज का हमारा टॉपिक कौन सा है, तो ये हमारा थर्ड टॉपिक है। ठीक है, इस तरीके की कुछ पृथ्वी होती है और आपको यहाँ पे जो एरो से दिखाया गया है ये पृथ्वी का रोटेशन दिखाया गया है, पृथ्वी की गति दिखाई गई है। यहाँ पे बेसिक सी बात है कि पृथ्वी जो है वो 2 प्रकार की गति करती है। पृथ्वी कितने प्रकार की गति करती है, तो पृथ्वी 2 प्रकार की गति करती है। कौन कौन सी? एक तो घूर्णन गति करती है और एक परिक्रमण गति करती है। घूर्णन गति क्या होती है? अपने अक्ष पर घूमना, अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाता है। और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति कहलाती है परिक्रमण गति। ठीक है, अगर पृथ्वी जो है ये पृथ्वी है और पृथ्वी अगर अपने अक्ष पर ही घूम रही है तो उसको घूर्णन गति कहेंगे। और अगर ये पृथ्वी किसी दूसरी बॉडी के जैसे सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, इस तरीके से घूम रही है किसी कक्ष में, तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको परिक्रमण कहेंगे। परिक्रमण को आप ऐसे ध्यान रखिएगा, परिक्रमा जब हम किसी चीज़ की परिक्रमा करते हैं तो हम उसके चारों तरफ घूमते हैं। तो जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो उसको परिक्रमण काल कहते हैं। और जब पृथ्वी खुद में ही घूमती है तो उसको घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी के रोटेशन से होने वाले बहुत सारे चेंजेस हैं, ऋतुओं में चेंज होता है, समय में चेंज होता है। तो वो सारी चीज़ों को आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले आपको जानना ज़रूरी ये है कि पृथ्वी की 2 गतियाँ होती हैं, एक घूर्णन गति होती है, एक परिक्रमण गति होती है। घूर्णन गति कब होती है? जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है तो उसको घूर्णन गति कहते हैं। और जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो उसको हम परिक्रमण गति कहते हैं। क्या कहते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी का अक्ष जो है वो एक काल्पनिक रेखा है। कैसी रेखा है? काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा के बारे में हमने कल की वीडियो में डिस्कस कर लिया था, इमेजिनरी लाइंस के बारे में। तो नहीं देखा है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। जो इनके अक्षीय सतह से कितने 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का? 66.5 डिग्री का कोण कैसे बनाती हैं, यहाँ पे देखिएगा। मान लिया ये हमारी अर्थ है, ये जो है वो अर्थ है। ठीक है, ये जो अर्थ आपको दिख रही है ये अर्थ है। और ये सीधा अगर हम इसको देखें, एक सेकेंड यहाँ पे देखिए, अगर हम इसकी बात करें ये हमारी अर्थ है और इस वाली लाइन को अगर हम सीधा देखें तो ये वाली लाइन कुछ इस तरीके से है। पर पृथ्वी का अक्ष कौन सा है? तो पृथ्वी का अक्ष जो है वो कुछ इस तरीके का है। ठीक है, तो ये कितनी अपने अक्ष से झुकी है? 23.5 डिग्री अपने अक्ष से झुकी है। और उसके बाद 66.5 डिग्री भी ये किससे झुकी है? अक्षांश रेखा से 66.5 डिग्री झुकी हुई है। तो यही बात यहाँ पर की गई है। कितने झुकाव है? तो 66.5 डिग्री झुकी है। यह समतल जो अक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम समतलीय कक्ष कहते हैं, कक्षीय समतल कहते हैं। सॉरी, क्या कहते हैं? कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश को प्राप्त करती है। ये हम सब जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य से प्रकाश को प्राप्त करती है। पृथ्वी का गोल आकार जो है वो एक गोले के समान होता है, इसीलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। देखिए, पृथ्वी जो है, पृथ्वी किस तरीके की है? पृथ्वी गोल है। पृथ्वी कैसी है? गोल है ना। और सूरज भी गोल है। तो सूरज की जो रोशनी होती है वो पृथ्वी के सिर्फ एक हिस्से पर ही हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर देखिए, पृथ्वी की
रोशनी हमें सूर्य की रोशनी इस वाले हिस्से पर देखने को मिल रही है, जबकि इस वाले हिस्से पर अंधेरा है। यहाँ पर पृथ्वी के पास कोई भी रोशनी नहीं आती। ठीक है, अगेन समझते हैं। ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी आपको देखने को मिल रही है और यहाँ पर सूर्य की रोशनी जो है पृथ्वी के आधे हिस्से में आती है और पीछे वाले हिस्से में नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि पृथ्वी कैसी है, गोल है। तो सामने जब जौन सा हिस्सा पृथ्वी का सूरज के सामने होता है, वही वाला हिस्सा चमकता है, उसी में रोशनी आती है, उसी में प्रकाश आता है। और जो हिस्सा सूरज के सामने नहीं होता है, उस हिस्से में अंधेरा होता है और वो हिस्सा कैसा होता है, उसमें टेम्परेचर कम होता है और वहाँ पर ठंडी जगह ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। इसीलिए एक समय में सिर्फ आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी हमें प्राप्त होती है। सूर्य के ओर वाले भाग में क्या होता है, दिन। जहाँ पे रोशनी होगी वो दिन होगा और जहाँ पे रोशनी नहीं होती है वहाँ पे क्या होती है, रात होती है, अंधेरा होता है। ठीक है, तो वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसको क्या कहते हैं, पृथ्वी वृत्त के नाम से जाना जाता है। यह वृत्त अक्ष के साथ मिलता है, जैसा कि चित्र में आपने अभी अभी देखा है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, अपने अक्ष पर घूमने को पृथ्वी के जो अपने अक्ष पर जो घूमती है, तो उसी की वजह से दिन और रात होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिन और रात पृथ्वी के कौन सी गति से होते हैं, तो पृथ्वी की घूर्णन गति से होते हैं जब वो अपने अक्ष पर घूमती है। ठीक है ना, चलिए यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो, अगर पृथ्वी ना घूमे तो क्या होगा। अगर पृथ्वी नहीं घूमेगी तो अभी अभी हमने पढ़ा कि सूर्य की रोशनी पृथ्वी के एक ही हिस्से पर आती है। तो पृथ्वी मान लिया घूम नहीं रही है, स्थिर है, तो क्या होगा, एक ही हिस्से पर रोशनी आएगी। और जब एक ही हिस्से पर रोशनी आएगी तो वहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट ज़्यादा होगी और हीट ज़्यादा होगी तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जबकि जिधर रोशनी नहीं जा रही है, जिधर अंधेरा है, वहाँ पर क्या होगा, ठंडा मौसम होगा और वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो जहाँ अंधेरा है वहाँ पे तो बर्फ़ जम जाएगी और जहाँ पर रोशनी जा रही है वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा। इसलिए पृथ्वी पर क्या हो जाएगी, अनबैलेंस कंडीशन हो जाएगी, है ना। तो ये पृथ्वी की एक अच्छी बात है, वो क्या करती है, अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, घूमती है। ठीक है, तो सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं है। ठीक है, इसीलिए पृथ्वी क्या करती है, रोटेट करती है और यहाँ पर जीवन संभव है। पृथ्वी की दूसरी गति जो पृथ्वी के चारों ओर कक्ष में घूमती है उसे क्या कहते हैं, परिक्रमण काल कहते हैं या फिर परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी एक वर्ष में कितना घूमती है, तो 365 दिन में सूर्य का पूरा चक्कर लगा पाते। 365 दिन होते हैं और कुछ घंटे होते हैं। 365 दिन होते हैं और कुछ घंटे, कितने घंटे होते हैं, तो 365 दिन और 6 घंटे। 365 दिन और 6 घंटे में पृथ्वी सूर्य का चक्कर एक चक्कर पूरा कर पाती है। ठीक है, सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष में 365 दिन ही मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। पर इन 6 घंटों को जोड़ जोड़ करके देखिए, हर साल पृथ्वी 365 दिन में रोटेट करेगी, प्लस उसमें 6 घंटे जोड़ेगा, तो 4 साल में कितना हो जाएगा, 24 घंटे हो जाएगा। और 24 घंटे में क्या हो जाएगा, एक दिन बन जाएगा। तो इसीलिए हर 4 साल में एक साल जो होता है वो 366 देश का होता है, 366 दिन का होता है। और जौन सा साल 366 दिन का होता है उसको क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं, हम लीप ईयर कहते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर यानी कि 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 का हो जाता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। ठीक है, लीप वर्ष कहा जाता है। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, आई होप। अब देखिए, पृथ्वी जो है दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें आपको आई होप क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं
यहाँ पे लिखा हुआ है कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है, पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है, एक ही अक्ष पर झुकी हुई है। सामान्यतः वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत, शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। अभी अभी हमने क्या देखा, पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है, तो उसकी वजह से दिन और रात होते हैं, जबकि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है उससे ऋतुएं बदलती हैं, सर्दी आती है, गर्मी आती है, बरसात आती है। तो ये सारी ऋतुएं किसकी वजह से बदलती हैं? पृथ्वी के परिक्रमण काल की वजह से बदलती है, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर रोटेशन होने की वजह से बदलती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं, जैसे एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, इन सभी एग्जाम में, रेलवे एग्जाम में, तो वहाँ पर पूछी जाती हैं। ठीक है, देखिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध, अब उत्तरी गोलार्ध क्या होता है पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया हुआ है, नहीं पता है तो आप उसको देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में ऊष्मा अधिक हो जाती है। तो 21 जून को क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में कर्क रेखा पर सूर्य जो है वो सीधा पड़ता है, इसलिए वहाँ पर ऊष्मा ज़्यादा हो जाती है। और ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के भाग वाले भाग को 6 महीने तक लगातार दिन रहता है और 6 महीने तक लगातार रात रहती है। उत्तरी गोलार्ध के बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसीलिए विषुवत व्रत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। तो 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन होता है और 21 जून को सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं, उत्तरायण कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तरायण कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे चलते हैं। अगला आता है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण, अब दक्षिणी ध्रुव झुका हुआ है सूर्य की तरफ 22 दिसंबर को, जिसमें कि मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ रही हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश की प्राप्ति होती है। दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं, दक्षिण अयनतन कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिण अयनांत कहा जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस पर्व मनाया जाता है, जबकि भारत में कहें तो एक कब मनाया जाता है, सर्दी के टाइम पे मनाया जाता है। शीत ऋतु में जो है वो क्रिसमस मनाया जाता है। अब बात आती है 21 मार्च और 23 सितंबर की। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें कहाँ पे होती है, विषुवत व्रत पर होती है। विषुवत व्रत क्या होता है, सारी चीज़ों को हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है, क्योंकि वो हमारा टॉपिक था इसलिए। ठीक है, विषुवत व्रत पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता, इसलिए पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, इसीलिए इसको विषुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत हो जाती है, उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु हो जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु हो जाती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात और ऋतुओं में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं और परिक्रमण के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक है, आशा है आप सभी को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो ये चित्र आप देख रहे होंगे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सूर्य है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे सूर्य है और पृथ्वी क्या कर रही है, पृथ्वी इस तरीके से रोटेट कर रही है, इस तरीके से अपने अक्ष पर क्या कर रही है, घूम रही है। अपने अक्ष पर ये वाला साइन दे के अपने अक्ष पर भी घूम रही है और सूर्य के चारों तरफ भी घूम रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जब पृथ्वी आती है तो यहाँ पे क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, शीत ऋतु हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए कम रोशनी आ रही है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर देखिए ज़्यादा रोशनी, प्रकाश ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, गर्मी का टाइम आ जाता है। तो इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। थैंक यू।